गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको मालूम ही है और डीएस किस समय क्या चल रही है, फुल सिलेबस आपकी चल रही है इस समय एग्जामिनेशन में। तो फुल सिलेबस का है आपका पेपर और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको ऑल द बेस्ट और बहुत ढंग से, ध्यान से, डेडिकेशन के साथ देखिए, इंटरेस्ट। अब आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 91 में अपने पास। तो 91 क्वेश्चन को आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। अब देखिए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम, टू सेंट्रियोल देन फॉर्म द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल के पास, तो सेंट्रियोल का शेप क्या होता है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, तो इसके साथ हो गया 4। अगला क्या है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट थैलेक्वाड, तो इसका सेकेंड का सेकेंड रहा। अब क्रिस्टी, क्रिस्टी किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनसाइड फोल्डिंग, तो ये क्या हो गया, इन फोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब हो गया फर्स्ट। और राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स का मतलब क्या होता है, आरएनए वर्क एंजाइम, दैट्स कॉल्ड द राइबोजाइम। किस क्या हो जाएगा, आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, सो उसका हो गया थर्ड। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर बन रहा है, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, आंसर हो गया बच्चों सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 91 अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी का, आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मीजोसोम हेल्प इन, मीजोसोम किसमें पाया जाता है और मीजोसोम क्या है। तो जब आप प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अब आपको देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, इनफोल्डिंग है और ये 3 शेप की होती है। ये जो इनफोल्ड हो रहा है 3 टाइप का होता है, वेसिकुलर होता है, ट्यूबुलर होता है, लैमिलर होता है, और यही से फॉर्म होता है आपका मीजोसोम। तो ये तो करेक्ट हो गया, आपको मालूम हो गया कि मीजोसोम कहाँ बनेगा, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में। अब इसके रोल क्या है, तो किसके किसके हेल्प करता है, तो ये हेल्पफुल है रेस्पिरेशन में, ठीक है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन ऑफस्प्रिंग, वहां भी हेल्पफुल होता है, रेप्लिकेशन में भी होता है। तो इसमें तीनों सही है, तो आंसर बन गया डी, ऑल दीज। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जाते हैं 93। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आप देख रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, क्राइसोफाइट प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट होते कौन है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, तो ये क्राइसोफाइट है, इसमें आते हैं डायटम्स। फिर क्या, डायनोफ्लेजलेट भी है, इसमें डायनोफ्लेजलेट में कौन आते हैं, डायनोफ्लेजलेट क्या पढ़ा है, गोनियोलेट्स। और फिर प्रोटोजोन, प्रोटोजोन में क्या आता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सही है। डायटम्स ठीक है लेकिन वायरस नहीं है, सो ये रॉन्ग हो गया आपका। देखिए डायनोफ्लेजलेट सही है, प्रोटोजोन सही है, रेड एल्गी नहीं होगा, ये प्लांट किंगडम का है। फिर आप क्राइसोफाइट सही है, ब्रायोफाइट नहीं है, ये आपका अलग हो गया प्लांट किंगडम। तो अब आप देखेंगे तो आंसर हमारा क्या बना, फर्स्ट। इसी के ये तीनों मेंबर हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट एंड प्रोटोजोन। तो ये इंक्लूडेड इन, इसमें इंक्लूड्स है इन किंगडम प्रोटिस्टा, दैट आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट, फिर क्या कहता है, प्रोलॉन्ग गैप अकर बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। व्हाट इज द प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा फ्यूजन, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, एंड न्यूक्लियस फ्यूजन कॉल्ड कैरियोगेमी। और ये कंडीशन आपकी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये तीनों पीकेएम, दैट द कैरेक्टरिस्टिक इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ द फंगी। फंगी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ
न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोगेमी, देन मियोसिस। तो अब ये प्रोलॉन्ग गैप होना चाहिए। तो अब क्या होता है, जहां पर मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक फेज होती है वहां पर प्रोलॉन्ग गैप होता है। डाइकैरियोटिक फेज मतलब क्या होता है, अगर जैसे एक आपका ये प्राइमरी माइसीलिया है और ये सेकेंडरी माइसीलिया है, अब इन दोनों का यहाँ पर इसमें एक एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस और इसमें भी सिंगल सिंगल, और ये ट्रांसमिट होकर कैसा हो जाएगा, बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज, मतलब एक में दो दो न्यूक्लियस हैं। कितने हैं, दो। ये बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज है। बाई न्यूक्लिएटेड मतलब कितने हैं यहाँ पर, टू न्यूक्लियस हैं, बट नॉट दे वर अर्लियर फ्यूज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, गैप रहता है। तो ये कंडीशन कहां पर पॉसिबल है, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक फेज, दैट इज पॉसिबल इन ओनली एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटी। तो अब आप देख लो एस्को और बेसिडियो किस पर आ रहा है, तो आपका एस्को सी और बेसिडियो डी। तो सी और डी किस में दे रहा है, सी। सो आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया, सी। ओमाइसिटीज में नहीं, जाइगो में नहीं, तो अब आपका एस्को और बेसिडियो के लिए बनेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में क्या कर रहा है, एक्सर्शन। अब आपने सुना हुआ है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी माने यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज मल्टीप्लाइड। मान लो किसी के पास n है तो 2n हो जाए, 2n है तो 3n हो जाए, 3n है तो 4n, दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। और डाउन सिंड्रोम आपने सुना है 21st क्रोमोसोम में 2 के एक्सेप्ट क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ 2 दैट बिकम 3। तो वहां पर आपका होता है, तो अब ये आपका रॉन्ग होता है, ये क्या नहीं है, यूप्लॉइडी नहीं है, दैट इज एनयूप्लॉइडी, सो दैट इज द रॉन्ग। तो एक्सर्शन तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए रीजन इसका क्या कह रहा है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, नॉट होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, सिंगल नंबर 21th पेयर, 21th पेयर में होता है, सो इट इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। अब आप देख लीजिए, तो इसमें एक्सर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, देख लीजिए कहां पर जा रहा है। तो आपका फर्स्ट में क्या है, बोथ एंड आर आर ट्रू, गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी हो गया, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये भी नहीं बना, बोथ एंड आर आर फॉल्स माने दोनों गलत है, सो आंसर बना डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन साइकस स्पेशलाइज्ड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड, साइनोबैक्टीरिया रहता है। तो देखो एक साइकस और एक पाइनस, साइकस की रूट पे साइनोबैक्टीरिया होता है, पाइनस में माइकोराइजा होता है, पाइनस में माइकोराइजा, साइकस में साइनोबैक्टीरिया, दैट साइकस वाली रूट को कहते हैं कोरेलायड रूट। सो आंसर क्या हो गया यहाँ पर आपका बी, क्या हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्ली टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में मिलता है केवल, डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन एंजियोस्पर्म 2 टाइम होता है। इसमें क्या क्या होगा, सिनगैमी, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्या क्या रहेगा, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। अब आपको अगर ये एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ है, क्या कह रहा है, सिनगैमी किसका होता है, अमलगैमेट, मेलगैमेट प्लस, मेलगैमेट प्लस किसके साथ फ्यूजन हो रहा है, एग सेल, वो होता है सिनगैमी। तो सिनगैमी में क्या रहेगा, एग सेल फ्यूज विद मेलगैमेट देन फॉर्म सिनगैमी, प्रोसेस होगा, जाइगोट बनाएगा, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। ट्रिपल में क्या होगा, मेलगैमेट रहेगा प्लस कौन सा हो जाएगा, मेलगैमेट के साथ कौन हो जाएगा, एग सेल ना होकर यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई वाला हो जाएगा, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई। और आपको मालूम है पोलर न्यूक्लियाई कितनी होती हैं, 2, एग सेल हो गई 1, तो 2 और 1 3, तो इसलिए ट्रिपल,
तो 3 और यहाँ पर 1 और 1 कितने हो गए 5। तो आंसर बन गया डी। क्या हो गया 5 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कर रहा है रीजन ऑफ रूट फ्रॉम बेस टू रूट टिप। अब बेस से कहां पर जा रहे हैं रूट टिप तक। तो रूट टिप और बेस आपने देखा हुआ डायग्राम, ये है आपका रूट टिप जो होती है थिम्बल लाइक, ये होती है आपकी ये थिम्बल लाइक, इसको कहा जाएगा थिसल लाइक रूट कैप। और यहां पर होगा मेरिस्टेमेटिक। कैसा रहेगा मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। फिर इसके बाद क्या ये इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन। और इसके ऊपर का पूरा रीजन आपका क्या होता है मैचुरेशन, जहां पर ये निकले होते हैं रूट हेयर्स। क्या निकले होते हैं रूट हेयर्स सबसे लार्जर, तो यही बेस है। अब बेस टू कह रहा है कहां पर टिप तक, तो इधर से ऐसे आना है। तो पहला रीजन हो जाएगा मैचुरेशन, जहां पर रूट हेयर होते हैं। तो पहला रीजन क्या हो गया मैचुरेशन, इसको फर्स्ट लेंगे, इलोंगेशन सेकेंड हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक थर्ड हो जाएगा, और ये आपका इस तरह से चले जाएंगे। ये टिप है। अब आपको देखिए, तो अब इस हिसाब से देखिए, तो पहला मैचुरेशन, फिर सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन किस में मिलता है आपके मेरिस्टेमेटिक में, तो ये रॉन्ग हो गया। अब क्या है पहला अगला मैचुरेशन ठीक है, इलोंगेशन ठीक है, सेल डिवीजन जो मतलब ये वाला बन गया सेल डिवीजन गलत है, इलोंगेशन गलत है। तो आंसर क्या हो गया बी। आंसर क्या हो गया बी, क्योंकि बेस से आ रहा है। टिप से अगर देते तो इधर से जाते, लेकिन हमें बेस से टिप की ओर आना है, टुवर्ड्स बेस टू टिप। क्या कह रहा है बेस टू रूट टिप, ये ध्यान देना है। इसमें बड़ा कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, टिप टू बेस हो जाएगा तब इधर से जाएंगे, लेकिन बेस टू टिप आ रहा है तो यहां से आपको नीचे की ओर आना है। ठीक, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टिपिकल सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म। विच, तो अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद टिपिकल सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के स्टेम से, टिपिकल एंजियोस्पर्म के स्टेम से क्या क्या चीजें वहां पर बिलोंग करती हैं। तो आप असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस होता है, इट इज अपराइट पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है, ये बिल्कुल राइट है। स्टेम क्या है असेंडिंग पार्ट है। डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, ये भी राइट है, ये भी राइट है। स्टेम के लिए एसोसिएशन में ये भी दोनों है। अब क्या नोड्स और इंटरनोड, ये तो मेन पहचान है स्टेम की। क्या होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। बर्ड्स आल्सो प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। बर्ड्स कहाँ होते हैं सूट सिस्टम में ही होते हैं। इंडोजिनस ऑरिजिन, ये रॉन्ग हो जाएगा। ब्रांचेस जो होती हैं वो एक्सोजिनस है, स्टेम ऑरिजिन जो है एक्सोजिन, रूट ऑरिजिन जो है वो एंडोजिनस है। सो दैट इज रॉन्ग। अब आप देख लीजिए आंसर क्या बनेगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट है और फिफ्थ रॉन्ग है। देखो क्या है, तो इसमें दे रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ओनली, और इसमें दे रहा है 5 रॉन्ग। तो बस आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट, हाँ द पैरेन्काइमेटा सेल्स विच द बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट जो रूट होगा उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव पढ़ाया गया है और एनसीईआरटी में दिया गया है। कंजक्टिव टिश्यू को करना है। कंप्लीमेंट्री कहाँ होते हैं तो आपने पढ़ा होगा लेंटिशल के साथ होते हैं, और बुली फॉर्म आपके लीफ के ऊपर होते हैं मोनोकॉट में, बुली फॉर्म वहां होते हैं, कंजक्टिव रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, which cell organelle is present in plant cell only। प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेल मिलता है। तो अब आपने ऑर्गेनेल मालूम है, मेन ऑर्गेनेल कौन सा होता है क्लोरोप्लास्ट वाला। तो देखिए यहाँ पर प्लास्टिड, बस यही आंसर हो गया। प्लांट भी देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों सभी के पास, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में और राइबोसोम दोनों में। तो आपका क्या हो गया आंसर प्लास्टिड्स, ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। नेक्स्ट,
मैच करना है आपको, मैचिंग का क्वेश्चन है। आप देखिए क्रोमोसोम का पैटर्न होता है, अब आपको कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक माने सेंट्रो, क्या है इसका, सेंट्रोमियर एट द मिड होता है, जब मिड में होता है तब वाला, तो एट द मिडिल मतलब इसके लिए थर्ड हो जाएगा, मेटासेंट्रिक में थर्ड हो गया। फिर कह रहा सब मेटा स्लाइटली डिफ होगा मिड से, तो स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, यही हो जाएगा मान इसका 4। और एक्रोसेंट्रिक मतलब काफी डिस्टेंस, काफी रहेगा। और टीलो का मतलब होता है टिप, टीलो का हो जाएगा टिप मतलब फर्स्ट। तो बचा कौन सा, एक्रो कहां चला गया आपका, ऑलमोस्ट नियर द टिप, हाँ ठीक है, ये सेकेंड हो गया। अब हो गया थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, मतलब आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, हाँ तो अब आपका आंसर देखिए, अब क्वेश्चन आपके सामने आया, ड्यूरिंग द क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज कहाँ होता है, क्विसेंट किस में होता है, रूट में, रूट में आपका प्लेस है क्विसेंट, तो वो आपका किसके बाद, तो जो रूट टिप है और मेरिस्टेमेटिक है वहां पर उसके नीचे में क्विसेंट इस जगह भी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेस्टिंग में होता है, लेकिन सेल क्या होती है, लिविंग। तो रेस्टिंग एंड लिविंग के हिसाब से देखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन आकार नहीं, यहाँ रेस्ट है तो रेप्लिकेशन नहीं चलेगा। सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल सही, ये हो सकता है। सेल बिकम डेड, नहीं डेड नहीं होती, लिविंग सेल होगी। सेल इज शोइंग एक्टिव, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो आंसर बन गया बी, मेटाबॉलिकल एक्टिव बट नॉट डिवाइड, नो रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेट जो होगा वो तो डिवाइड होने लगेगा। तो ये होता है क्यूसेंट, मतलब ये जी नॉट फेज होती है। जी नॉट वाला जो भी होता है आपकी हार्ट सेल, नर्व सेल और क्यूसेंट सेल, ये सब किस फॉर्म में होती है, जी नॉट। तो जी नॉट वाला यही है, रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। सो अगला क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, इन ए डाप्लॉइड सेल बिफोर एस फेज क्वांटिटी ऑफ डीएनए। तो देखो यहां पर सेल साइकिल, सेल साइकिल आपके सामने है ये। अब सेल साइकिल का आपको ये एस फेज बताया इसने, ये कौन सा फेज बताया, एस फेज। एस फेज से पहले कौन सी होती है, G1। अब उसने कहा है एस फेज के पहले फेज पर आपका डीएनए कितना है, 10 पिकोग्राम। तो अब आपको मालूम जब एस फेज होगा तो डीएनए डबल हो जाता है, माने 20 पिकोग्राम हो जाएगा। फिर अब उसने क्या कहा है, उसकी डॉटर सेल कहां बनेगी, तो फिर आएगा G2, G2 में भी सेम रहेगा, माने 20 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम। फिर आएगा, अब डॉटर सेल किसके बाद बनेगी, तो डॉटर सेल होगा पहले कैरियोकाइनेसिस माने प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, और तब आपका होगा साइटोकाइनेसिस, देन फॉर्म द 2 डॉटर सेल। तो अब यहाँ पर 20 पिकोग्राम जाएगा प्रोफेज में, मेटा में भी 20 पिकोग्राम रहेगा, एनाफेज में क्या हो जाएगा, स्प्लिट सेंट्रोमियर, तो फिर से 10 10 ऊपर 10 नीचे, तो इसमें भी 10, यहाँ भी 10। अब आपका यहाँ पर जो डॉटर सेल मिलेगी वो 10 पिकोग्राम, कितनी होगी, 10 पिकोग्राम वाली। तो आपका आंसर हो गया बी, आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, हाँ अब क्या कह रहा है, द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम, क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम एचजीपी के साइलेंट फीचर क्या है, उनको मैच करना है आपको। तो देखो साइलेंट फीचर उसमें किससे किससे मैच हो रहा है, तो टोटल बेस पेयर कितना होता है आपको बताया गया। ह्यूमन में टोटल ह्यूमन के लिए बताया है तो 3 into 10 के पावर 9 माने लगभग 3 बिलियन। फिर आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ये होता है नंबर, न्यूक्लियोटाइड बेसेस। फिर क्या होता है, बेसेस एंड एवरी जीन, एवरी जीन कितने होते हैं एक बेसिस पर, लगभग आपके 3000 जीन हो जाएंगे। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा होता है, ये 2.4 मिलियन। तो अब आपका टोटल बेस हो जाएगा माने 4, और न्यूक्लियोटाइड बेस हो जाएंगे थर्ड, और बेस नंबर जीन हो जाएगा फर्स्ट, और लार्जेस्ट हो जाएगा सेकेंड।
मतलब 4 3rd 1st 2nd, देखो 4 3rd 1st 2nd, माने आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, the given figure showing species area relationship of species richness, which option correct for value of z for a to b? a और b को आपको करेक्ट बताना है क्या है। a और b में z की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये है किसका? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, जर्मन के साइंटिस्ट थे, न्यूट्रोलॉजिस्ट थे और जियोग्राफर भी थे। मानिए भूगोल के भी थे, जियोग्राफिकल भी थे और नेचुरल साइंस के भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे। अब इन्होंने साउथ उसमें अमेरिका में वो राउंड किया और जब वॉकिंग की तो उन्होंने देखा एरिया बढ़ने पर, अगर एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन क्या है, इन सर्टेन पीक तक जाएगी, एक निश्चित तक जाएगी, ऐसा नहीं कि बढ़ती चली जाए, बढ़ेगी। When increase the area, then increase the species richness, but a certain limit, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है, एक निश्चित पीक तक बढ़ती है। अच्छा, तो अब इसके बाद उन्होंने फिर बताया, तो यहाँ पर ग्राफिकल इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। तो एक होता है स्ट्रेट लाइन लॉगरिथम में, जो आपको दिखाया गया लॉग एस बराबर लॉग सी, ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, ये स्ट्रेट लाइन में बर्ड्स और इनके लिए निकाला गया है। और ये आपका कब होता है? जहां पर रिचनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पर ये स्टीपर हो जाता है। क्या हो जाएगा? मोर स्टीपर। तो ये मोर स्टीपर है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की जेड की वैल्यू आपको बुक में दी गई है, स्ट्रेट लाइन की वैल्यू दी गई 0.1 to 0.2, तो मतलब बी का आंसर तो ये हो गया। और ए कहाँ होता है? जब लार्ज एरिया होगा, जब कोई बहुत बड़ी डाइवर्सिटीज वाला एरिया होगा, वहां पर ये लगेगा, और जब वहां वो लगेगा तो क्या हो जाएगा? मोर स्टीपर हो जाएगा। और जब स्टीपर हो जाएगा तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा आपका। और ये कंडीशन के लिए आपकी बुक में दिया गया है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 0.6 से 1.2, तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी, ए में जेड ये हो जाएगा। सो आंसर बन गया फर्स्ट। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। और यही फ्रूगीवोरस का आपको मालूम है 1.5 तक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको ग्रोथ हार्मोन वाले चैप्टर में देखिए, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। रिलेटिव ग्रोथ ऑफ ए एंड बी सेम। रिलेटिव ग्रोथ होती क्या है? तो उसको एक फार्मूला होता है, और रिलेटिव ग्रोथ पे क्या हो जाएगा? तो जो इसकी इनिशियल होती है, जो इसकी इनिशियल है, अब उसके और उसके आधार पर आपको निकालते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? 5। इनिशियल कितनी है? 5। इनिशियल कितनी है? 5। और इसका डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस कितना है? 5 और इनटू 100, तो ये हो जाएगी रिलेटिव्स। तो ये 5 to 5 माने 100% ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगले वाले में देखो रिलेटिव ग्रोथ कितनी हो रही है, तो यहाँ पर वो तो आपका क्या रहा है? इनिशियल कितना है? 50। इनिशियल कितना है? 50। और आपका इनिशियल कितना आ रहा है? 50 और डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। तो 5/50, 5/50 इंटू 100। यहाँ पर क्या था? इनिशियल भी 5 था और डिफरेंस भी 5 था। तो यहाँ पर कितना परसेंट आया? टोटल 10%। तो यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ 10 आएगी, यहाँ पर 100 आएगी, मतलब रॉन्ग, सेम नहीं आ रही है। अगले में देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है? वहां से निकालते हैं, एल टी बराबर। तो अब यहाँ पर क्या होता है? एल टी बराबर L0 प्लस आर टी, और समय जब इक्वलाइज हो तो आर की वैल्यू निकालोगे तो सेम रहती है। तो यहाँ पर डिफरेंट दे रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम आएगी। अच्छा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ एंड बी आर सेम, तो आपने ऊपर निकाल ही लिया, तो रिलेटिव ग्रोथ सेम नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगले में जाइए, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ ए एंड बी आर
एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम रहेगी, दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि डिफरेंस कितना है 5, तो 5 सेंटीमीटर पर जो भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया डी, एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है बट रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करना है, तो मैच द कॉलम। अब आपको देखिए IAA इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल के साथ हो जाएगा मतलब इसका बी, और फिर क्या GA माने जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन किसका है, टर्पीन्स का, तो इसका हो गया ए। ABA क्या होता है आपका, ये ABA किसका होता है, कैरोटीनॉइड का, ये हो गया डी। और काइनेटिन, काइनेटिन क्या है, साइटोकाइनिन का, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव, बस आंसर आ गया आपका BADC, BADC। तो फर्स्ट में BADC माने आंसर हो गया बी, BADC। नेक्स्ट क्या है, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। देखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज आपके कहां पर यूज है, क्रैब साइकिल में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये बायोमॉलिक्यूल को बिलोंग करता है, इसका सही आंसर आपके बायोमॉलिक्यूल में, लेकिन ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके वहां पर बताया गया है। और कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं इनहिबिटर, जिसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके सिमिलर हो जाए, तो सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाए, तो यहाँ पर सक्सीनेट का सिमिलर स्ट्रक्चर कौन है, मेलोनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेलोनेट। और ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो ये आपका जूलॉजी को भी बिलोंग करता है और बॉटनी को भी बिलोंग करता है, आंसर हो जाएगा मेलोनेट, सी आंसर। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम that has polyploid and multinucleated cell। अब उसमें देखो, अब आप माइक्रोस्पोरेंजियम बनाना है तो उसमें आपको मालूम है 4 कवर होते हैं, सबसे बाहर क्या होता है, ये एपिडर्मिस हो गया, ये क्या हो गया, एपिडर्मिस कवर है आपका, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। अच्छा, अब इसके नीचे लाइज बिलो एंडोथीसियम होता है, इसके नीचे क्या होता है, एंडोथीसियम, इसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग रहती है, एंडोथीसियम। ये हो गया आपका एंडोथीसियम। फिर आपका क्या कहता है, फिर इसके नीचे तीसरी आपकी वो 2 लेयर भी हो सकता है, उसको कहते हैं मिडिल लेयर। कौन सी लेयर है ये, मिडिल लेयर। ये कौन सी लेयर हो गई आपकी, मिडिल। और चौथी और सबसे नीचे लेयर होगी वो आपकी लार्जर सेल हो जाती है, उसमें न्यूक्लियस मोर देन 1 हो जाते हैं, ये आपकी कहलाती है टैपिटम। यहाँ पर न्यूक्लियस मोर देन 1 हो जाते हैं, में भी पॉलीप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है, तो ये होता है आपका टेपिटम। और टैपिटम के नीचे आपकी होती है स्पोरोजिनस, तो ये हो गया कैपिटम, और ये इधर अंदर हो जाएगा स्पोरोजिनस, वो वहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। अब आपको उसने पूछा क्या है, पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो यही आपका बन गया कैपिटम। अब आप देखिए तो आपके चौथे में है कैपिटम, सो आंसर हो गया डी, तो डी हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड कैपिटम। नेक्स्ट में जाइए, क्या कह रहा है, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, बस फॉल्स को अंडरलाइन करिए, ये बहुत मेन पॉइंट होते हैं, फॉल्स इनकरेक्ट वाले, रॉन्ग वाले। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियोज डेवलपमेंट, माने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो से पहले होता है, बिल्कुल राइट, दैट इज द राइट आंसर, ये राइट हो रहा है। अगले में देखिए, आपको बताना क्या है, फॉल्स, तो ये आपका आंसर नहीं बना। नेक्स्ट क्या करा, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीडली एंड फॉर्म्स द ट्राइप्लॉइड, तो आपको मालूम है ये तो ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस से बनता है, रिपीडली डिवाइड होता रहता है, न्यूक्लिएटेड या सेलुलर फॉर्म, तो ये भी आपका राइट हो रहा है, इसको भी राइट कर लेंगे। अगला देखो, द सेल्स एंडोस्पर्म टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग, बिल्कुल राइट। एंडोस्पर्म का काम क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड देना, तो इसमें रिजर्व फूड रहेगा, सो ये भी राइट हो गया आपका।
अब आपके ऊपर के 3 राइट हो गए तो सीधे सीधे आंसर ही मिल गया, चौथा आंसर बनेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। एम्ब्रियोज डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एम्ब्रियो नॉट एंडोस्पर्म, बस यही कंफ्यूज होंगे। एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म, माने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म से पहले नहीं होता, पहले एंडोस्पर्म देन एम्ब्रियो। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, सो आंसर हो गया डी। आंसर क्या हुआ? डी। ऊपर के तीनों राइट थे, आपको रॉन्ग बताना, तो सो आंसर बना डी। नेक्स्ट, इफ द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम देन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर देखिए, नॉट ट्रू अंडरलाइन करना है, सत्य नहीं बताना है, आपको सही नहीं बताना है, नॉट ट्रू बताना है। तो अब आप देखिए, नॉर्मल एंजाइम जब आता है तो यहाँ 3 कंडीशन आपकी बुक में दी गई है, 3 कंडीशन आपकी एनसीईआरटी में दी है, और उस हिसाब से इट विल प्रोड्यूस फिनोटाइप सिमिलर टू अनमॉडिफाइड। देखिए दोनों सिमिलर है, बिल्कुल सही है, ये राइट हुआ आपका, लेकिन नॉट ट्रू बताना है। फिर अगला, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांस सबस्ट्रेट इनटू, बिल्कुल सही है ये भी। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, मॉडिफाइड एलील इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड। जबकि आपको मालूम है जब एंजाइम होगा, जब एंजाइम प्रेजेंट है, क्या कह रहा है? नॉर्मल एंजाइम। जब नॉर्मल एंजाइम है तो दोनों के माने अनमॉडिफाइड वाला माने रेसेसिव वाला भी इक्विवेलेंट डोमिनेंट हो जाता है, तभी डोमिनेंट एक्सप्रेशन आता है। तो सो दैट इज द रॉन्ग है। अब आपको रॉन्ग ही पढ़ना था तो यही है, लेकिन नेक्स्ट ये लिख लो, मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है, तो ये आपका डी सही है। सो आंसर बन गया सी। आंसर क्या रहेगा? नॉट इक्विवेलेंट, मतलब आंसर हो गया हमारा सी। ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या रहेगा? सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, हाँ ये तो पेडिग्री एनालिसिस है, देख लीजिए, पहचानिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेडिग्री, ये आपका क्या हो गया? फीमेल और ये मेल, लेकिन ये वाला आपका नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है। अब कितने बेबी हैं? 1 2 3 4। अब उसमें 1 अफेक्टेड आ रहा है, एक अफेक्टेड आया है। अच्छा चलिए ठीक है, एक यहाँ पर फीमेल था, यहाँ भी फीमेल आया, लेकिन ये दोनों अफेक्टेड हो गए, चारों अफेक्टेड आ गए, चारों अफेक्टेड आ गए। अब देखो यहाँ पर एक अफेक्टेड मेल है, तो एक मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। अब जब ऐसी कंडीशन हो, तो जब मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हो, तो वहां पर कंडीशन क्या होती है? ज्यादातर ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और 50% या मोर देन 50 आ रहा हो, तो वहां पर समझ जाइए कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर में अगर ये रेसेसिव डिसऑर्डर होता, हाँ, तो ये दोनों आपके कैसे हो जाते? मान लो ये वाला आपका ऐसा हो जाता, ये रेसेसिव डिसऑर्डर, तो ये वाला ऐसा हो जाता, मान लीजिए हेटेरोजाइगस आपका, तब एक, चलिए मान लिया डिसीज हो जाएगा, एक डिसीज हो गया। चलिए फिर आपको देखेंगे तो यहाँ पर तो फिर चारों डिसीज आएंगे रेसेसिव डिसऑर्डर अगर होगा, क्योंकि तभी डिसऑर्डर होगा जैसे ए और ए और ए और ए, माने सभी। लेकिन जब ये नॉर्मल आ रहा है तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और ऑटोसोमल है क्योंकि मेल फीमेल दोनों पे आ रहा है, तो ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल है। मतलब ये वाला रहेगा हेटेरोजाइगस इस तरह का, और ये रहेगा बिल्कुल नॉर्मल स्मॉल ए वाला। तो यहाँ पर एक ये आपका डिसीज हो गया, ये वाला कैपिटल ए ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो एक बेबी आपका आ जाएगा नॉर्मल। सो यहाँ पर डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर चारों में देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका देखिए पहला क्या कह रहा है? मायोटोनी डोमिनेंट होता है, सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव होता है, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड होता है, सेक्स लिंक्ड होता है। अब फीमेल अगर सेक्स लिंक्ड ले कलर ब्लाइंडनेस, तो ये फीमेल है तो किसको जाना चाहिए? मेल को, जबकि फीमेल में ही जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये सिकल नहीं हो सकता है, ये कलर नहीं हो सकता। फिनाइल कीटोनुरिया भी बिल्कुल सिकल जैसा चलता है, तो ये भी नहीं। सो आंसर बन गया फर्स्ट। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, अब आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, N15 डीएनए मॉलिक्यूल है, ए है, N15 डीएनए मॉलिक्यूल है, इज कंटिन्यूअसली रिप्लिकेटेड हो रहा है एक के बाद एक। देखिए आपका ये N15 और N15 का डीएनए हो गया, हैवी नाइट्रोजन से ट्रीटेड है N15 और N15। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये किस पे रखा गया है, N14 मीडियम में रखा गया है। मीडियम क्या दे दिया गया आपको, N14, क्या दे दिया गया मीडियम, N14। तब क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हैवी डीएनए इन फोर्थ जनरेशन। अब ये फोर्थ जनरेशन में कितने बनाएगा, तो 2 की पावर 4 बनाएगा, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब हो गया 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। 4 जनरेशन में कितने डीएनए बनाएगा, 16 डीएनए बनाएगा। आपको मालूम है, एक बात ध्यान रखिएगा, N15 और N15 वाला 0 होता है, N15 0 होता है, और N15 और N14 कोई भी जनरेशन हो वहां 2 रहेगा और बाकी सब N14 रहेगा। जब आप N14 मीडियम में रखोगे तो ये बाकी माने ये 14 आएंगे, ये 2 आएंगे, ये 0 आएगा। अब यहाँ पर हैवी वाले डीएनए कह रहा है तो 14 में 0 हो जाएगा, सो आंसर बन गया बी। हाँ, अगर वो हाइब्रिड कहता तो 14 बनता, हाइब्रिड कहता सॉरी 2 बनता, हाइब्रिड में 2 बनता और 14 वाले 14 बनते, टोटल कितने हैं 16। सो आंसर यहां रहेगा बी, आंसर क्या रहेगा बी। नेक्स्ट, हाँ 5 डेज पर आओ जी, CAC UA ये सब है 3 डेज तक, ये आपका सीक्वेंस है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA इन ई कोलाई, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो अब आपको मालूम है डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो आपका 5 डेज डायरेक्शन से 3 डेज डायरेक्शन की ओर, और जो आपका नॉनसेंस होता है, नॉनसेंस या टेम्पलेट होता है वो 3 डेज डायरेक्शन से आपका 5 डेज डायरेक्शन पर होता है। अब आपको कोडिंग माने इसके बारे में बताना है। अब आपको ये क्या दिया गया है, ट्रांसक्रिप्ट mRNA दिया गया है। ट्रांसक्रिप्ट mRNA किससे बनता है, इस वाले से बनता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। तो अब ये वाला ये कैसे बनता है, तो इसी का कंप्लीमेंट्री होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या U की जगह पर T हो जाएगा, U की जगह पर बस T कर दीजिए और आपका आंसर बनता चला जाएगा। U जहां जहां है वहां T हो जाएगा, तो A की जगह पर आ जाएगा, A ही रहेगा, U की जगह हो जाएगा T, फिर G आ जाएगा, और फिर आपका फिर क्या, C का C ही रहेगा, E का A ही रहेगा, C का C रहेगा, फिर GUE, तो G का G रहेगा, U की जगह T हो जाएगा, T हो जाएगा, आपके 3 बन गए। फिर G की जगह तो G रहेगा, E की जगह A रहेगा, G की जगह G, फिर GTA हो जाएगा। आंसर इतने से मिल सकता है हमको। तो पहले ATG देखो कहाँ कहाँ है, इसमें और इसमें है, फिर CAC इसमें इसमें है, फिर इसमें GTD ये भी सही है, फिर आपका GAG है, GAG ये भी सही है, इसमें GT है, इसमें भी GT है, तो आपको अगला लास्ट भी देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है ACC, तो ACC अब आप देखो, लेकिन डायरेक्शन अब देखना है आपको। यहाँ डायरेक्शन 3 डैश से 5 डैश है, जबकि कोडिंग क्या होता है 5 to 3 होता है, नॉन कोडिंग क्या होता है 3 to 5 होता है। बस ये टेम्पलेट, तो आंसर हो गया डी। थोड़ा देखिए बी और डी को बड़ा ध्यान से, तो आंसर बनेगा डी, क्योंकि ये स्ट्रैंड का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane। अब लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन CO2 जो बनाएगा वो तो सीधे सीधे आपको मालूम है वो आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेंस हो जाएंगे। तो देख लो इसमें मिथेनोजेंस क्या, फर्स्ट आंसर, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट,
Which one of the following not a microbial biocontrol agent? माइक्रोबियल का मतलब नॉट, यहाँ पर नॉट को पहले ना, माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? बहुत से छोटे, दैट कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आई। तो अब यहाँ पर देखते चला दो, ये तो हाई है आपका बायोकंट्रोल, बीटी कॉटन, फिर आपका न्यूक्लियोपॉलिएटर ये वायरस के लिए है, ट्राइकोडर्मा आपका फंगी है, आपके तीनों माइक्रोब्स हैं, नाम मिल ही गया आपको, नॉट माइक्रोब्स, लेडी बर्ड एक क्या इंसेक्ट है, तो बस आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? इकोलॉजिकल नेचर, इकोलॉजिकल के नीचे, तो अब आपको मालूम है ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका फंक्शनली रहता है, प्लेस एंड फंक्शनली उसका हो जाएगा, तो उस बेस पर, फंक्शन बेस पर देख लीजिए। द सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन नहीं, एन इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन नहीं, द फिजिकल पोजीशन एंड द फंक्शनली रोल ऑफ द स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। जैसे आपका टैडपोल और फ्रॉग है, तो टैडपोल और फ्रॉग एक है, लेकिन टैडपोल का रोल क्या है, फ्रॉग का रोल क्या है, उस आधार पर देखिए, तो आंसर हो गया ये सी। लेकिन अगला भी देख लो, एनिमल लिविंग एट द बॉटम, नहीं, आंसर हो जाएगा सी। तो वो जहां पर ऑर्गेनिज्म और उसका फंक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच काइंड पिरामिड रिप्रेजेंट, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। आप देखो, ये प्राइमरी कंज्यूमर और ये आपका तो इन्वर्ट है, और इन्वर्ट जनरली कहाँ बनता है? तो वाटर के लिए होता है, और वाटर भी किसके लिए होता है? एनर्जी का तो ऑलवेज स्ट्रेट रहता है, चाहे जहां पर हो, चाहे वाटर हो, चाहे जो कुछ हो, एनर्जी का ऑलवेज स्ट्रेट रहता है। तो ये क्या होता है वहां पर? बायो, क्या हो जाता है? बायोमास के लिए होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, अब आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास इंडस्ट्रियल नहीं, पिरामिड बायोमास एक्वेटिक, मतलब आंसर हो गया सी। राइट ही बताना ना था, तो सिर्फ आंसर हो गया सी आपका। देखिए, तो ये था बायोमास। अगला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, फिर देखिए नॉट को अंडरलाइन करिए, नॉट इंक्लूडेड इन द एबल क्वार्टेट, वो जो 4 क्वार्टेट होते हैं उसमें कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं है? कौन सा क्वार्टेट में नहीं आता है? तो क्वार्टेट 4 है, आपको मालूम है। एक तो हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा आपका क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, एलियन स्पीशीज है, कोएक्सटेंशन है। अब आप देख लो, तो ओवर, ये तो आपका आता ही है, एलियन आता है, कोएक्सटेंशन आता है, कंपटीशन नहीं आता है, तो आंसर हो गया डी। इसकी जगह क्या आता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सो आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व, सीवेज में 2 ट्रीटमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन होता है, सो आंसर हो जाएगा डाइजेशन नहीं, सो आंसर हो गया सी। सी में है सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, अब देखिए, ये तो आपका वायरस का डायग्राम, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। एग्जामिन द फिगर और गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग ऑल द 4 पार्ट्स। ए बी सी डी को आपको करेक्ट पहचानना है। ए क्या हो सकता है? कोट या डीएनए हो सकता है। बी क्या होगा? नेक या कोर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका? सी क्या होता है? उसकी सीट होती है, टेल्स की सीट है, और ये टेल फाइबर्स हैं। अब आप देख लो, तो इसको हम हेड कह सकते हैं, हेड हो सकता है, ये कॉलर हो सकता है, इसको हेड कहा जा सकता है, क्योंकि हेड लिया गया है तो इसको हेड कहा जा सकता है, इसको कॉलर कहा जा सकता है, इसको कॉलर कहा जा सकता है। अच्छा, नेक कॉलर हो सकता है। सीट आपको बताया था, सी सीट हो जाएगी, टेल सीट हो जाएगी। अच्छा, टेल फाइबर हो जाएगा, डी, ये भी सही हो जाएगा, टेल फाइबर। तो आंसर तो मेरे ख्याल से यही बन गया। फिर भी हम आगे अगले से भी कर लेते हैं, अगले से भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कॉलर नहीं होगा ए, तो ये रॉन्ग हो गया, चलिए हटाइए। टेल फाइबर, सी, सी टेल फाइबर नहीं है, ये टेल है, तो ये भी नहीं होगा। सीट ए नहीं हो सकता है, मतलब ये तीनों रॉन्ग, सो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किसमें? तो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। किसमें होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ
होमोलॉगस क्रोमोसोम। देख लो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, नॉन होमोलॉगस नहीं, होमोलॉगस, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। माने आंसर हो गया सी। सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होता है, सिस्टर क्रोमेटिड बस ये हो गया नॉन सिस्टर, लेकिन इसमें क्या था, नॉन होमोलॉगस। किसमें रहेगा, होमोलॉगस। तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड। तो कई बार आया इन क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड एक ही है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो सिट्रिक से बाद में आएगा। तो ये आंसर आपका कहाँ है, डी। डी आंसर हो गया, अल्फा कीटो 5 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट, अब ये तो आपका एनसीईआरटी डायग्राम है, ये एनसीईआरटी डायग्राम है, 3 डायग्राम है वहां पर। एक आपका गायनोसियम का बना हुआ है, फिर उसके बाद एक पैपावर का बना हुआ है, फिर एक मेचालिया का बना हुआ है, फिर इसके बाद एक ओव्यूल बना है। वो 4 डायग्राम बने फर्स्ट चैप्टर में। अब उसमें से ये वाला डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है, ये मल्टी कार्पेल दिख रहे हैं, बहुत से कार्पेल दिख रहे हैं और एपोकार्पेल होते हैं, मल्टी और एपोकार्पेल। ये माइचेलिया का डायग्राम है, मल्टी और एपोकार्पेल, मतलब डी आंसर हो गया। क्या हो गया, डी आंसर। नेक्स्ट, अगर पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट उड़ाना है। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। यस, एक्स लिंक्ड है, ये बिल्कुल राइट है, दैट इज राइट। फिनाइल कीटोनुरिक ऑटोसोमल रिसेसिव, बिल्कुल सही है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है। सिकल सेल एक्स लिंक्ड, सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, माने ये रॉन्ग है। आपको क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट आना है, तो ए और बी करेक्ट है। अब देखो, ए बी आर करेक्ट, बी सी आर करेक्ट, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ए और बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, ये तो आपको लैकोपेरान का क्वेश्चन है। गिवन द डायग्राम, द लैकोपेरान सोविगन ऑपेरान इंक्लूड्स एंजाइम, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स एंड एंजाइम ए बी सी डी। ई को आपको आइडेंटिफाई करना है। ए कहाँ पर है, ये बी, ए, सी। तो आपको मालूम है, तो बीपीटी होते हैं, इसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फिर परमिएज, फिर ट्रांस एसिटिलेज। ये तो आपके बीपीटी है। अब आप देख लो, ए कहाँ पर है, गैलेक्टोसाइडेज। बी को लिया नहीं इन्होंने, बीटा नहीं लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये गैलेक्टोसाइडेज हो गया, फिर परमिएज हो गया, फिर ट्रांस है, तो ये आपका है। बाकी इसमें गैलेक्टोसाइडेज है, इसमें भी गैलेक्टोसाइडेज है, और इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसमें ए गैलेक्टोसाइडेज जिसमें है वो बन सकता है। तो सी, ए हो गया, फिर बी है, बी में गैलेक्टोसाइड लिया है, सी में भी गैलेक्टोसाइड लिया है, डी में नहीं लिया, तो डी तो नहीं बनेगा, ठीक, खत्म करो। अब इसके बाद हमको क्या है, बी क्या बनेगा, परमिएज। इसमें बी क्या दिया है, परमिएज। इसमें बी क्या दिया है, परमिएज। इसमें बी क्या दिया, ये तो बी, ये भी कट गया आपका, ये कट गया, बी परमिएज रहेगा। अब आप ए और बी को देखो, इसमें गैलेक्टो परमिएज, फिर ये बनेगा ट्रांस एसिटिलेज। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांस, इसमें ट्रांस एसिटिलेज है, इसमें भी ये तो दोनों बन गए। तो अब हमको डी देखना पड़ेगा, डी क्या होगा, ई क्या होगा। तो डी बनेगा आपका पहले रेगुलेटर फिर इंड्यूसर। तो रेगुलेटर मतलब हो गया रिप्रेशर प्रोटीन, देन इंड्यूसर, मतलब आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो यहाँ पर डी इंड्यूसर है, यहाँ पर डी इंड्यूसर है, इंड्यूसर पहले नहीं आएगा, पहले रिप्रेसर ये जनरेट करता है, और अगर इंड्यूसर ऐड हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये रिएक्शन चालू हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन वाला। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इन पीएस फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक। हाँ, ए का 700 nm होता है, ए का, और फर्स्ट का 700 nm है, सेकेंड का 680 है। दैट इज द राइट। इनकरेक्ट बताना है, ये आपका राइट है, आंसर नहीं बनेगा। द LHC आर मेड ऑफ द 100 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल विच आर बाउंड प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, 100 और प्रोटीन बाउंडेड रहता है। मैनी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फ्रॉम द, मैनी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल नहीं,
वो एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में रहता है एक का, बाकी सब आपके उसमें एलएचसी पिगमेंट एंटीना बनाने में चले जाएंगे। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट बताना था, आंसर यही हो जाएगा। एंटीना मॉलिक्यूल हेल्प टू द मेक द फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट, यस बिल्कुल सही, एंटीना इसको एफिशिएंट करेगा, राइट हो गया। तो मतलब आपको इनकरेक्ट बताना था, सो आंसर बना सी। आंसर क्या रहेगा? सी। आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन। अब इसमें मिसमैच देखना है आपको, कौन सा गलत मिलान है। शिलैज नीला क्या होता है? शिलैज नीला आपका टेरिडोफाइट होता है, और टेरिडोफाइट कैसा हो जाएगा? हेटेरोस्पोरस, सही है ये तो। वोलवॉक्स कैसा होता है? कोलोनियल एल्गा होता है, बिल्कुल सही है। पाइनस डायोसियस नहीं होता है, पाइनस मोनोसियस होता है, मोनोसियस होता है पाइनस। और कारा मल्टी सेलुलर होता है, कारा ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल रहते हैं। सो आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। मिसमैच क्या है? पाइनस। नेक्स्ट, presence of plant arranged in two well-defined vertical layer depending on their height can be seen best in। देखिए आपका सॉइल में, इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में बताया गया है, वर्टिकल सेक्शन में करेंगे तो लेयर बाय लेयर लगेंगे। लेयर बाय लेयर कहाँ पर अच्छा सा रहेगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अब अगर ये अगर लाइन बाय लाइन नहीं रहेंगे, यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तो सॉइल क्या हो जाती है? कटिंग होती जाएगी, इरोज होता जाएगा। तो यही आंसर हो गया। ट्रैपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड में नहीं करते हैं, ये सब एल्टीट्यूडनल एरिया के लिए होता है। सो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। इपिगाइनस फ्लावर, यहाँ भी इनकरेक्ट को अंडरलाइन करना है। इपिगाइनस फ्लावर इंफीरियर ओवरी होगी, कुकम्बर है, सही है बिल्कुल। ये सब आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब में आपका ये सब कुकुरबिट जितने भी होते हैं, कुकम्बर कुकुरबिट्स है, तो ये सही है, राइट है। पेरीगाइनस फ्लावर हाफ इंफीरियर ओवरी, चाइना रोज तो नहीं होता है पेरीगाइनस, ये क्या होता है? सुपीरियर ओवरी रखता है, सुपीरियर ओवरी रखता है। तो ये तो आपका मिसमैच है, बी आंसर आपका बन रहा है। लेकिन और भी देख लेते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर सुपीरियर ओवरी, सही है, और मस्टर्ड में रहेगी। आपका पेरीगाइनस फ्लावर हाफ इंफीरियर और प्लम, हाँ पेरीगाइनस में 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, प्लम पीस रोज, आरपीपी रोज प्लम पीस। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, which of the following characters are changed with altitude and latitude? altitude माने ऊंचाई, latitude माने डिग्री, डिग्री और ऊंचाई के आधार पर। जैसे देखो आपका ये है और ये आपका सन है यहाँ से, अब जब आप ये हाइट पर जाएंगे, ये बिल्कुल सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पर रहेगा आपका ट्रॉपिकल। ऊपर यहाँ पर ये लैटिट्यूड होगा 23.5 तक, इधर और इधर, फिर 23.5 के बाद आपका ऊपर पढ़ते जाएंगे, फिर ऊपर आते जाएंगे, इधर पोलर हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका घटता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चेंज द क्या, टेम्परेचर में चेंज आएगा। वेजिटेशन प्लांट, हाँ प्लांट यहाँ पर ऊपर जैसे जाएंगे पोलर आइसलैंड हो जाएगा, प्लांट वहां पर सिर्फ क्या रहते हैं? लाइकेन और कुछ कुछ एक ये मॉसेस वगैरह होते हैं, बस वहां पर कुछ मिलता ही नहीं है। और एनिमल में भी पोलर बियर और वही याक वगैरह हो जाते हैं। तो ऊपर जाने पर तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती जाती है? लो होती जाएगी, चेंज आएगा। इसमें भी चेंज आ रहा है, टेम्परेचर चेंज आएगा, पर 1006 to 7 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये टेम्परेचर भी चेंज होगा, वेजिटेशन भी चेंज होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी चेंज होगी। स्पीशीज कंपोजिशन ये भी चेंज होना है। जब स्पीशीज डाइवर्सिटी चेंज हुई तो अब इस ऑर्गेनिज्म क्या होते जाएंगे? उनका कंपोजिशन, उनमें विशेष प्रकार का, जैसे अब लाइकेन है तो उसमें स्पेशलाइज होता है, जिससे वो क्या कर लेता है? उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो ये सब जो है कंडीशन है वहां पर रहने के लिए। तो ये सब चेंज आ रहे हैं, चारों चेंज आएंगे। तो इस पे आंसर क्या बन गया? डी, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट, हाँ अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 133।
क्या कह रहा है, मेल हैप्लॉइडी एंड फीमेल हेट्रोगेमी। हैप्लॉइड मेल और फीमेल कैसा है, हेट्रोगेमेटिक। तो ऐसा किसमें मिलता है, अब आपको मालूम है हैप्लॉइड मेल। हैप्लॉइड मेल कहां पर होता है, तो ये हनी बी में होता है, हैप्लॉइड मेल और डिप्लॉइड फीमेल। लेकिन आपको क्या निकालना है, हेट्रोगेमिटी। तो हेट्रोगेमिटी में अब आप देख रहे हैं क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है ह्यूमन। ह्यूमन कैसा होता है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल डिप्लॉइड होते हैं। हनी बी में आपका हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी नहीं होता है, रॉन्ग। नेक्स्ट रेप्टाइल और बर्ड में हेट्रोगेमी होता है लेकिन फीमेल, बाकी रेप्टाइल नहीं होता, ये भी रॉन्ग। अब थर्ड देखिए ड्रोसोफिला एंड बर्ड्स, ये भी रॉन्ग। लास्ट आपका देखिए हनी बी कैसा होता है, हैप्लॉइड मेल। हनी बी में कैसा होता है, हैप्लॉइड मेल, हैप्लॉइड मेल, जिसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और फीमेल में होते हैं 32। और क्या, बर्ड्स, तो बर्ड्स में आपको मालूम है फीमेल कैसी होती है, बर्ड्स में ZW, कैसी हो गई, हेट्रोगेमी। एक जेड वाला गैमेट बनेगा और एक W वाला। सो आंसर क्या हो गया, डी। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए जितनी भी के बायोकेमिकल प्रोसेस हैं दैट्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिक। दैट आर टू टाइप, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, एना एंड कैटा। तो टोटल्स, अब देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले में सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन हैपेंस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, नहीं होता है, इनसाइड होगा। तो इनसाइड सेल होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला देखिए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर सेल नहीं, लिविंग सेल्स के लिए होता है। और अगले में क्या रहा है, सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन, बस मिल गया आंसर, अकरिंग इन लिविंग सेल। सो आंसर क्या हो गया, सी। फोर्थ भी देख लो क्या कह रहा है, आउटसाइड, रॉन्ग हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो गया, सी। तो आपका आंसर है, आपका 34 का आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो आपको मालूम है क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड ऑफ जीनोमिक डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए से बाहर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो आंसर हो गया डी। तो थैंक यू बेटा, बहुत इजली है, ध्यान से आपने कर लिया होगा। अब आप पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, और आप सबको गुड लक, और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे नीट 2025 एग्जाम को क्रैक करें और ओवर देन 650 मार्क्स। थैंक यू।